साल 2014 पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए एक शख्स पर्दे के पीछे काम कर रहा था। वो कभी कभार जीन्स टी शर्ट पहने नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द देखा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 में ये जीन्स टी शर्ट वाला शख्स नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल पर स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गया और बन गया देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। लेकिन सवाल है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रशांत किशोर अपनी यूएन की नौकरी छोड़कर मोदी के लिए काम करने गुजरात आ गए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। चर्चा में आज बात देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की। बिहार के रोहतास जिले में जन्मे प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई अपने शहर में हुई। वो पढ़ाई में इतने शार्प थे कि इनके पिताजी को लगता था कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। लेकिन पीके उन दिनों क्या बनना चाहते थे शायद उन्हें खुद भी पता नहीं था। बिहार से बाहर निकलकर उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, फिर वापस घर लौट गए। 2 साल ब्रेक लिया। उनसे पिछले दिनों एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि वो पढ़ाई से जब ब्रेक लिए थे तो खाली समय में क्या किया करते थे। जवाब में उन्होंने कहा कि वही जो उस उम्र में युवा नहीं करते थे। हालांकि हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक हेल्थ से की। इसमें भी बीच में 1 साल का ब्रेक लिया, यानी ग्रेजुएशन और पीजी के बीच 3 साल का ब्रेक। पढ़ाई के बीच इतना ब्रेक देखकर उनके पेरेंट्स ने तो यही सोचा होगा कि शायद ये लड़का अपना करियर बर्बाद करने पर तुला हुआ है, लेकिन हुआ इसके उलट। पब्लिक हेल्थ में पीजी करने के बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस में एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई। यहाँ उन्होंने इतना जमकर काम किया कि उनकी गिनती यूनाइटेड नेशंस के काबिल लोगों में होने लगी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के हेल्थ डिवीज़न में प्रमोशन भी हो गया। इसके लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा जाना पड़ा। जिंदगी अच्छी चल रही थी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी और फ्यूचर भी ब्राइट था, लेकिन किस्मत को तो और ही मंजूर था। अब आया साल 2011। जिनेवा में काम के दौरान ही उन्होंने एक सर्वे किया जो 4 राज्यों में कुपोषण से संबंधित था। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्य शामिल थे। सर्वे के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा गया था माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट में गुजरात को सबसे नीचे रखा गया था। नीचे इसलिए क्योंकि गुजरात में कुपोषण की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी। लेकिन ये बात उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को रास नहीं आई और इस रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद ही गुजरात के सीएमओ ऑफिस से जिनेवा में नौकरी कर रहे प्रशांत किशोर को फोन जाता है। फोन पर कोई और नहीं, खुद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। दोनों के बीच कुछ मिनट की बातचीत होती है और फिर फोन कट हो जाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी फोन पर पीके से कहते हैं कि आप यहाँ आइए और हमारे साथ मिलकर काम करिए। शिकायत क्यों कर रहे हैं? इतना सुनने के बाद फोन पर एक खामोशी सी पसर गई। वो तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की बातों का जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी से समय मांगा। नरेंद्र मोदी का ये ऑफर बड़ा तो था, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रिस्क भी उतना ही बड़ा था, क्योंकि नेताओं के साथ काम करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं होता है और ये बात प्रशांत किशोर बखूबी समझते थे। काफ़ी सोचने विचारने और पत्नी जाह्नवी दास से सलाह मशवरा करने के बाद पीके ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास अपना जवाब भिजवाया। जवाब में लिखा कि ठीक है, मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन बदले में आप मुझे हायरार्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैं आपके साथ सीधे तौर पर काम करूँगा। यहाँ हायरार्की का मतलब है कि प्रशांत किशोर के बॉस सीधे सीएम नरेंद्र मोदी होंगे। प्रशांत किशोर सीधे नरेंद्र मोदी को ही रिपोर्ट करेंगे। प्रशांत किशोर की बात पर नरेंद्र मोदी सहमत हो जाते हैं और साल 2011 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से जुड़ जाते हैं। और यही वो साल था जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू होने वाली थी
और इसी दौरान प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। मोदी के लिए वो भाषण लिखना शुरू करते हैं, उनके लिए नए नए आइडिया बनाते हैं। वो आइडिया हकीकत में भी बदलते चले जाते हैं। जैसे जैसे प्रशांत किशोर ने अपने कामों को हकीकत में बदला, वो टीम नरेंद्र मोदी के सबसे खासम खास में गिने जाने लगे। लेकिन इस समय तक प्रशांत किशोर को कोई नहीं जानता था। वो ना मीडिया में थे और ना लाइमलाइट में। वो पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे। मीडिया भी शायद उन्हें नोटिस नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रोफेशनली उस काम को पीआर बोला जाता है और उस वक्त इंडिया में पीआर की कोई वैल्यू नहीं थी। पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन होता है, यानी जनता से अच्छा रिलेशन बनाना। अगर कोई कंपनी किसी नेता या व्यक्ति के लिए काम करती है, वो जनता के बीच उस व्यक्ति को बेहतर और अच्छा दिखाती है। अगर किसी व्यक्ति या नेता की इमेज खराब हो जाती है, तो यह कंपनी उसकी इमेज को दोबारा जनता के बीच सही ढंग से गढ़ने का काम करती है। अब मुद्दे पर लौटते हैं। साल आता है 2013। प्रशांत किशोर अब तक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बनकर धीरे धीरे उभरते हैं, लेकिन इसकी चर्चा सिर्फ टीम मोदी के बीच ही रहती है, क्योंकि साल 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी तमाम एंटी इनकम्बेंसी और विरोध के बाद तीसरी बार सत्ता में लौटते हैं और उसके पीछे की रणनीति प्रशांत किशोर ही बनाए रहते हैं। प्रशांत किशोर साल 2013 में अपने 3 दोस्तों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ मिलकर अपनी पहली पीआर कंपनी का गठन करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है CAG। वो कैग नहीं जो सरकारी कैग है। इसका मतलब होता है सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। लेकिन 1 साल बाद इस कंपनी का नाम बदलकर IPAC कर दिया जाता है, और यही वो साल था जो प्रशांत किशोर की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। शायद खुद प्रशांत किशोर ने भी जिंदगी के इस करवट की कल्पना नहीं की होगी। ये वो साल था जब देश में लोकसभा के चुनाव होने थे, यानी साल 2014। बीजेपी ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी की घोषणा कर दी थी। मोदी लगातार कांग्रेस नेताओं पर हमला बोल रहे थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे। कांग्रेस बैकफुट पर थी और नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, हर जगह नरेंद्र मोदी की उपस्थिति थी। मोदी जैकेट से लेकर गुजरात मॉडल और अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे स्लोगन सब देश की फिजाओं में तैर रहे थे। बालक हो या युवा या बुजुर्ग, सबके जुबान पर नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही थी। चाय की चुस्कियों में नरेंद्र मोदी तो चौराहों की बैठकी में भी बात नरेंद्र मोदी की ही। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने अपने इतिहास में पहली बार 282 सीटों के आंकड़े तक पहुंची और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा कैंपेन कौन कर रहा था? इसके पीछे दिमाग किसका था? इस सब के पीछे जींस टी शर्ट पहने उस 37 साल के युवा का दिमाग था, जो बाद में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहलाया। इस चुनाव में जब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला कहा, तो प्रशांत किशोर ने इसे पॉलिटिकल मोड़ दे दिया। नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा का कार्यक्रम डिजाइन कर दिया। जब कांग्रेस नेताओं ने गुजरात दंगों की याद दिलाई, तो प्रशांत किशोर ने इसे अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे स्लोगन से मात दे दी। जब कांग्रेस नेताओं ने मोदी को चैलेंज किया, तो प्रशांत किशोर ने मंथन जैसे कार्यक्रम डिजाइन कर दिए और गुजरात मॉडल को आगे कर दिया। रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम चलाए गए। इस कार्यक्रम के तहत देश के हर कोने में गाड़ियां भेजी गईं, जिस पर बड़ी सी स्क्रीन लगी होती थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जनता से संवाद कर रहे होते थे। इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने जो सबसे बड़ा हथियार बनाया, वो था सोशल मीडिया। निरंजन मुखोपाध्याय अपनी किताब नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में लिखते हैं कि प्रशांत किशोर साल 2014 के चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने देश के दर्जनों मुख्यमंत्रियों के लिए काम भी किया, जिसमें एम.के. स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसे चेहरे शामिल थे। इसमें प्रशांत किशोर सफल भी हुए, लेकिन प्रशांत किशोर का अब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट वाले काम से धीरे धीरे मोह भंग हो गया। इसके पीछे 2014 के अंत में मोदी टीम के चहेतों से मोह भंग होना भी बताया जाता है। राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर केंद्र में भी मोदी के करीब ही रहना चाहते थे, लेकिन ये अमित शाह को रास नहीं आ रहा था। इसलिए अमित शाह ने प्रशांत किशोर को मोदी से अलग करने की रणनीति बनाई और इसमें वो सफल भी हुए। इसके बाद से ही प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का प्लान बनाने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि साल 2014 में जब नीतीश कुमार बिहार में हार की जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद का त्याग कर जीतन राम मांझी को बैठा दिया था,
तो उसी वक्त वो दिल्ली में प्रशांत किशोर से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार मोदी के दूर विरोधी हो गए थे। उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और मोदी के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया था। इस दौरान किसी ने उन्हें प्रशांत किशोर के बारे में बताया था कि मोदी को जिताने में बिहार का लड़के का बड़ा दिमाग है। इसी को सुनकर नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। मुलाकात में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि अगर आपको 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ना है और जीतना है तो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना होगा। प्रशांत किशोर की सलाह पर ही नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को तुरंत कुर्सी से हटाया और खुद सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद 2015 के विधानसभा के चुनाव की कमान प्रशांत किशोर ने अपने हाथ में ले ली। मोदी को मात देने के लिए पीके ने दो धुर विरोधी नेताओं को एक किया, यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। इससे पहले कहा जाता था कि सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन नीतीश और लालू एक नहीं हो सकते। ये पीके की ही रणनीति थी कि 2015 में एक दूसरे के धुर विरोधी एक हो गए। बीजेपी को उम्मीद थी कि मोदी मैजिक के सहारे बिहार में वो पहली बार अपना सीएम बना लेगी, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी हाई पीक पर थी। सबके जुबान पर मोदी मोदी ही था। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी चुनाव हार जाती है और महागठबंधन की सरकार बनती है। इस चुनाव को जो पीछे से चलाता है उसका नाम भी प्रशांत किशोर ही होता है। यही वो वक्त था जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के करीबी हो जाते हैं और साल 2018 में प्रशांत किशोर की राजनीति में औपचारिक एंट्री होती है। नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। ये प्रशांत किशोर को डायरेक्ट जेडीयू में लेटरल एंट्री थी, लेकिन इसके अगले साल ही जेडीयू आरजेडी के रिश्ते खराब होते हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। प्रशांत किशोर दोबारा अपने पुराने कारोबार पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में आते हैं और ममता बनर्जी एमके स्टालिन को चुनाव जिताते हैं। 2022 में फिर से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ हो लिए। इसके बाद से प्रदेश और देश में उनकी पलटू राम की छवि बनी और इसी साल प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में उतरे। उन्होंने पूरे प्रदेश में जनसुराज यात्रा की शुरुआत की और 2.5 सालों तक लगातार पैदल चलते रहे। फिर उन्होंने जनसुराज पार्टी का गठन किया और पहली बार साल 2024 में 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ा, जिसमें उनकी पार्टी को 10% से ज़्यादा वोट मिले। अब वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं और बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ रही है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उनका राजनीतिक जीवन आने वाले समय में कैसा रहने वाला है। तो चर्चा के इस कार्यक्रम में आज बात प्रशांत किशोर की हुई। आज बात इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।